जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विदेशी कंपनीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, समय समय पर बहुत सारी विदेशी कंपनीज भारत में व्यापार करने के लिए आती हैं, जिनमें इम्पोर्टेंट है आपकी पुर्तगाली हो गई, डच, इंग्लैंड हो गए जिसे अंग्रेज कहते हैं, फ्रांसीसी, स्वीडिश और डेनमार्क। इतिहास में हम इन 6 कंपनी को जगह देते हैं, इनको पढ़ते हैं। ठीक है। और दोस्तों, ये सभी कंपनी यूरोप से आई थी, तो इन्हें हम यूरोपियन कंपनीज भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे ये कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के लिए आती हैं, लेकिन फिर बाद में ये भारत में अपना शासन करने लग जाती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सभी कंपनी यूरोप से आई थी। तो यूरोप के क्षेत्र देख लेते हैं। तो यूरोप का क्षेत्र वर्ल्ड मैप में ये रहा आपका। ठीक है, ये यूरोप का क्षेत्र रहा और ये आपका भारत रहा। बात है सन 1498 की। दोस्तों, 1498 में पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा ये पहली बार समुद्री रास्ते से होते हुए भारत आता है। ठीक है, पहली बार पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा भारत आता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। हालांकि ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि खोजा वो जाता है जो कभी खो जाता है। ठीक है, खोज उसकी की जाती है जो अपनी जगह पर नहीं होता, खो जाता है। लेकिन भारत हमेशा से इसी जगह पर था। तो क्या ये कहना उचित होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी? नहीं, हम ये कह सकते हैं कि वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत के बीच समुद्री रास्ते की खोज की थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है, समझने की चीज़ें हैं, मुझे लगा बताना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया। तो 1498 में जब वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करता है, तो उसके बाद और भी कंपनीज फिर इसी रास्ते से भारत आती हैं। यानी कि सिंपल समझें तो ये सभी कंपनी 1498 के बाद भारत में व्यापार करने के लिए आती हैं। तो क्या 1498 के पहले भारत और यूरोप के बीच व्यापार नहीं होता था? सोचिए, नहीं होता था क्या? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, होता था। ठीक है, होता था। कैसे होता था, आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध बहुत पुराने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से ही व्यापार होता रहा इन दोनों क्षेत्रों के बीच। लेकिन कैसे होता था? ये स्थल मार्ग से होता था। ठीक है, ये वाला स्थल मार्ग है, यहाँ से होता था। ठीक, फिर लगभग 1450 ईस्वी के आसपास ये अरब के क्षेत्र के निवासी तुर्की पर आक्रमण करके इसमें अपना अधिकार कर लेते हैं, जिससे कि ये स्थल मार्ग वाला रास्ता बंद हो जाता है। तो अब यूरोप और भारत के बीच व्यापार नहीं होता था, लेकिन यूरोप वालों को तो भारत के साथ व्यापार करना था। तो ये लोग क्या करते हैं कि समुद्री रास्ते की खोज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, इन खोजों में सबसे आगे स्पेन और पुर्तगाल के लोग रहते हैं। स्पेन कहाँ है आपका वर्ल्ड मैप में? ये रहा स्पेन और ये रहा आपका पुर्तगाल। तो इन खोजों में सबसे आगे स्पेन और पुर्तगाल के लोग रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका खोज के लिए निकलता है बार्थोलोम्यू डियाज, पुर्तगाली निवासी है। भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज के लिए निकलता है बार्थोलोम्यू डियाज। ये निकलता तो है, लेकिन ये भारत पहुंच नहीं पाता। ये अफ्रीका के दक्षिणी भाग तक पहुंचता है बस। तो इस रास्ते का नाम इतिहास में दिया जाता है केप ऑफ गुड होप। तो एग्जाम में पूछता है कि केप ऑफ गुड होप रास्ते की खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि पुर्तगाली निवासी था। उसके बाद स्पेन से कोलंबस निकलता है। स्पेन से कोलंबस निकलता है। ये सभी भारत के लिए रास्ते की खोज कर रहे हैं, लेकिन देखिए अलग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं। कोलंबस निकला तो ये अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका पहुंचकर इसने इसे नई दुनिया का नाम दिया। फिर आता है 1498 में वास्को डी गामा, पुर्तगाली निवासी है। ये पहली बार फिर समुद्री रास्ते से भारत पहुंचता है, और ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते तक तो अफ्रीका आता है, उसके बाद फिर आगे भारत पहुंचता है। ठीक है, अभी जब ये वास्को डी गामा भारत पहुंचता है, पुर्तगाली निवासी था, तो पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले भारत आई। ये लोग यहाँ से बहुत सारा सामान खरीदे, इसको ले जाकर फिर यूरोप में बेचे, तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो इनके प्रॉफिट को देखकर और देश की कंपनीज भी यहाँ आना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि भारत में चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि ख़रीदार ज़्यादा हो रहे हैं तो भारत वाले भी अपना प्रॉफिट लेंगे। तो ये लोग यहाँ पे रेट हाई कर देते हैं, जिससे ये कंपनियों को प्रॉफिट कम हो रहा था। तो इसी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए फिर इन कंपनीज़ के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, उनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लड़ाइयाँ होती हैं, फिर ये लोग अपना भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं और भारत में अपनी कोठियाँ स्थापित करने लगते हैं, जिससे कि भारत से माल लेकर ये लोग यहीं डंप कर सकें और फिर सस्ते दामों में खरीद कर और यूरोप में महंगे दामों में बेच सकें। तो ये सब होता रहता है, इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। भारत में धीरे धीरे अपनी कोठी स्थापित करने लगते हैं ये लोग, फिर अपने गवर्नर वायसराय भेजने लग जाते हैं। तो ये हिस्ट्री थी इनके पीछे कि कैसे व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन फिर भारत में शासन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे हम लोग एक एक कंपनी को पढ़ते हैं। दोस्तों, एग्जाम में पूछता है विदेशी कंपनियों के आने का क्रम और स्थापना का क्रम।
तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपने उसे समझ लिया तो बस दोनों क्रम आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक, सबसे पहले समझते हैं हम स्थापना का क्रम। तो इन कंपनी जो 6 कंपनी थी, इनके स्थापना के क्रम की बात करें, ट्रिक है हमारी पेड कर दे फीस। ट्रिक क्या है? पेड कर दे फीस, ये हमारी ट्रिक है। लेकिन बस आपको याद ये रखना है कि ये ट्रिक स्थापना के क्रम की है, पेड कर दे फीस स्थापना के क्रम की है। अब देखिए, पी से हो जाता है पुर्तगाली कंपनी, सबसे पहले ये स्थापित हुई थी। फिर ई से है अंग्रेज, ठीक, ब्रिटेन के अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे नंबर पर ये स्थापित होती है। फिर आपके तीसरे नंबर पर डच कंपनी स्थापित होती है। फिर दे से डेनमार्क स्थापित होती है। फा से फिर फ्रांसीसी कंपनी स्थापित होती है। और सा से स्वीडिश कंपनी स्थापित होती है। तो हमने ट्रिक से बहुत अच्छे से याद कर लिया इनकी स्थापना का क्रम। ठीक है, कर से हमें कुछ नहीं लेना देना, ये बस ट्रिक को याद रखने के लिए ऐड किया गया है, पेड कर दे फीस। ठीक है, स्थापना का क्रम समझ गए, अब समझते हैं इनके आने का क्रम। तो दोस्तों, आने के क्रम में ट्रिक में थोड़ा सा चेंज है बस, कि ई पहुंच जाएगा डी की जगह और डी आ जाएगा ए की जगह। बस आने के क्रम में आपको इतना चेंज करना है। देखिए, ट्रिक है हमारी आने के क्रम में पी डी ई कर दे फीस। आप बस पेड कर दे फीस याद रखेंगे और ये याद रखेंगे कि ये ट्रिक हमारी स्थापना के क्रम की है। ओके दोस्तों, चलिए। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 में। वास्को डी गामा के द्वारा भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की जाती है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं 1498 में, ये आते हैं पुर्तगाल देश से। फिर आती है डच कंपनी 1596 में। डच जो कि हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी हैं, वहाँ से आते हैं। फिर अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में, ये ब्रिटेन के निवासी होते हैं। फिर डेनिश आते हैं 1616 में, डेनिश कंपनी आती है और ये डेनमार्क की कंपनी होती है। फिर फ्रांसीसी कंपनी आती है 1664 में, ये फ्रांस की कंपनी होती है। स्वीडिश कंपनी आती है 1731 में, ये स्वीडन की कंपनी होती है। देखिए, देश के नाम सब सेम है, बस ये डच वाला आपको याद रखना है कि हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। अब दोस्तों, स्थापना के क्रम में और आने के क्रम में बस थोड़ा सा चेंज है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। देखिए, आने के क्रम में दूसरे नंबर पर डच हैं, लेकिन स्थापना के क्रम में दूसरे नंबर पर अंग्रेज आ जाते हैं। बस इतना डिफरेंस है, ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। ठीक, ट्रिक आपकी स्थापना के क्रम की है, पेड कर दे फीस। ट्रिक आपको याद हो गई होगी तो आपकी स्थापना का क्रम भी याद हो जाएगा, आने का क्रम भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई थी। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आई थी। तो अब एक एक करके सभी कंपनियों को पढ़ते हैं। दोस्तों, पुर्तगाल का राजा था प्रिंस हेनरी, जिसे इतिहास में द नेविगेटर के नाम से जानते हैं। इसे द नेविगेटर क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, इसने एक विश्व अभियान चलाया था जिसके तहत नए नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज की जा रही थी, और इसी अभियान के तहत भारत की खोज भी की गई थी। और इस अभियान का नेतृत्व जिसने किया था वो था प्रिंस हेनरी, इसलिए इसे द नेविगेटर के नाम से जानते हैं। फिर मैंने आपको बताया बार्थोलोम्यू डियाज आया था, जिसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, और ये आया था 1487 ईस्वी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 1498 में भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। और जब ये वास्को डी गामा भारत पहुंचा था तो ये कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था, जो कि केरल में है। तो केरल की स्थिति भारत के मैप में देख लेते हैं, तो ये पड़ता है, ये यहाँ पे भारत के मैप में केरल यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, जब वास्को डी गामा 1498 में केरल पहुँचता है तो उस समय यहाँ का राजा जमोरिन था। जमोरिन इसका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। ठीक है, क्योंकि पहली बार आया था कोई मतलब यूरोपियन समुद्री रास्ते से, तो जमोरिन इसका बहुत अच्छे से स्वागत करता है भारतीय परंपरा के अनुसार। और कहते हैं कि वास्को डी गामा यहाँ से बहुत सारा सामान, मसाले हो गए, कपड़े हो गए, ये सभी ले जाकर यूरोप में बेचता है। जब ये सभी चीज़ें यूरोप ले जाकर वो बेचा था तो कहते हैं उसे 60 गुना प्रॉफिट हुआ था। समझ सकते हैं आप, सारे खर्चे हटाने के बाद उसे 60 गुना प्रॉफिट हुआ था। तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। तो इसके प्रॉफिट को देखकर फिर 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्बरेज आता है। ये भी एक पुर्तगाली व्यापारी है, पेड्रो अल्बरेज, ये 1500 ईस्वी में आता है। एग्जाम में पूछता पेड्रो अल्बरेज भारत कब आया था, तो 1500 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, वास्को डी गामा को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। 1498 में आया था, व्यापार किया, यहाँ से चला गया। 1502 में फिर ये दोबारा आता व्यापार करने के लिए। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो देखिए, आते तो सभी व्यापार करने के लिए हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं ईसाइयत का प्रचार, ये उद्देश्य छिपा रहता है। व्यापार करने के लिए तो आते हैं, लेकिन व्यापार की आड़ में ये लोग ईसाइयत का प्रचार भी करते हैं। ठीक है, वास्को डी गामा 1502 में दोबारा आता है, फिर ये व्यापार करके चला जाता है, फिर ये भारत आता है और यहीं भारत में इसकी मृत्यु हो जाती है।
ठीक है। इसका मकबरा बनाया गया है केरल में। केरल में देखिए, सबसे पहले जब वास्को डी गामा 1498 में आया था तो केरल में ही आया था और केरल में ही इसका मकबरा है। तो इस पॉइंट को आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा केरल में बना हुआ है। ठीक है। अब देखिए, पुर्तगाली लोग जब आते हैं, अब ये अपना व्यापार शुरू कर दिए थे यहाँ भारत में, इसके बाद और भी कंपनी आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर ये लोग अपनी अपनी कोठी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोचीन में अपनी कोठी स्थापित की थी 1503 में। कहाँ? कोचीन में 1503 में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब इनकी कोठी स्थापित हो गई तो वायसराय या गवर्नर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, पुर्तगाल की तरफ से जो गवर्नर आते हैं, मेन 3 गवर्नर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो फ्रांसिस दी अल्मोड़ा 1505 ईस्वी में आते हैं। उसके बाद अल्बुकर्क आया था 1509 से 1515 तक ये भारत में रहा। उसके बाद नीनो डी कुन्हा आता है जो कि 1529 में आता है। तो ये 3 गवर्नर आपको याद रखने हैं, ये पुर्तगाली गवर्नर थे। इनको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत जल्दी आप इनको याद रख लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है दोस्तों कि सबसे पहला पुर्तगाली का गवर्नर कौन था जो भारत आया था? अल्मोड़ा। सबसे लास्ट में कुन्हा। और ये लोग भारत में आते हैं तो कुछ काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनको भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इनकी ट्रिक याद कर लेते हैं कि इनके आने की ट्रिक और इनके नंबर की ट्रिक याद करते हैं। देखिए, हमें पता है सबसे पहले अल्मोड़ा आया था। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से ऐसा नहीं लग रहा कि मोड़ा मूड, मतलब कहते हैं लोग मेरा मूड ख़राब है, मेरा सर ख़राब है, मेरा माथा ख़राब है, तो मूड से हमारा सर हो गया। और सर सबसे पहले आता है बॉडी में, सबसे ऊपर सर आता है, तो आप ऐसे याद रखते हैं, सबसे पहले सर आता है तो सबसे पहले अल्मोड़ा आया था। फिर अल्बुकर्क आया था। लोग कहते हैं कर्क रोग हो गया, यानी कर्क रोग गर्दन से रिलेटेड है, तो दूसरे नंबर पर गर्दन आ जाएगी आपकी। ठीक है। फिर आता है कुन्हा। कोना से आप कोना को कैसे याद रख सकते हैं कि कोहनी से, ये देखिए कोहनी निकाल रखा, तीसरे नंबर पे कोहनी आ गई। तो हम इस चीज़ को कैसे याद रखें ट्रिक को? पहले सर, ठीक है, दूसरा कर्क यानी कि गर्दन, और तीसरा कोहनी। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों गवर्नर आपको याद हो गए होंगे। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, फ्रांसिस दी अल्मोड़ा 1505 में आया था, तो इसने एक नीति अपनाई थी जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ये क्या थी? तो पुर्तगाली, देखिए, समुद्री रास्ते की खोज पुर्तगालियों ने की, तो ये लोग चाहते थे कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में इनका कब्जा हो जाए, जिससे कि और कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए ना आने पाए। ठीक, तो इसी चीज़ को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। मतलब हिंद महासागर क्षेत्र में इनके कब्जा करने की नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। उसके बाद अल्बुकर्क आया। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना गया और इसने विवाह नीति अपनाई। इसने अल्बुकर्क ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पुर्तगाली मेंस वो भारतीय महिलाओं से शादी करें, जिससे कि भारतीय लोग इन्हें अपना समझने लगें और यहाँ पे स्थापित होने के लिए इन्हें परमिशन दे दें। मतलब अगर यहाँ पे ये लोग भारतीय महिलाओं से शादी करेंगे तो फिर उन्हीं के साथ घुल मिल के ये रह सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहते हैं। दोस्तों, इसने 1510 में बीजापुर का सुल्तान था, शासक था यूसुफ आदिल शाह, इससे गोवा छीना था। अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर था। 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। उसके बाद नीनो डी कुन्हा आया था, इसने गोवा को राजधानी बना दिया था। ठीक है, गोवा को राजधानी बनाया और दमन और दीव पर कब्जा किया। तो पुर्तगालियों का कब्जा कहाँ कहाँ हो गया? गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का कब्जा था। ठीक है दोस्तों, अब पुर्तगालियों के देन की बात करें तो देखिए, पुर्तगाली बहुत सारी चीज़ें भारत में लेके आए, जिनमें आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए, तंबाकू है। तंबाकू पुर्तगाली भारत में लेके आए थे। बर्निल नाम का पुर्तगाली था जिसने सबसे पहली बार अकबर से तंबाकू की खेती शुरू करवाई थी। आलू है, आलू पुर्तगाली लेके आए थे। ओके। उसके बाद आपका प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली लेके आए थे। जहाज निर्माण कला पुर्तगाली लेके आए थे। इसके बाद पपीता की बात कर लें, अनानास की बात कर लें, तो ये सभी पुर्तगाली भारत में लेके आए थे। देखिए, आलू भारत का फेवरेट सब्जी मानी जाती है, लेकिन ये आलू भी पुर्तगाली लेके आए थे। आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। ठीक है, तो आलू भी पुर्तगाली लेकर आए थे भारत में। उसके बाद दोस्तों, एक युद्ध होता है, स्वाली का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज पुर्तगालियों को हरा देते हैं। हर कंपनी के लास्ट में एक युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज पुर्तगालियों को हराते हैं, मतलब हर कंपनी को अंग्रेज ही हराते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भारत में फिर अंग्रेजों का शासन लास्ट में होता है। अंग्रेज भारत में सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरते हैं। तो याद रखना, स्वाली का युद्ध हुआ था कब? 1612 ईस्वी में। इस युद्ध में अंग्रेज पुर्तगालियों को हरा देते हैं। उसके बाद होता क्या है दोस्तों कि 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन है, इसकी शादी चार्ल्स द्वितीय से की जाती है।
चार्ल्स द्वितीय से शादी हो जाती है पुर्तगाली राजकुमारी की। अब जब शादी होती है तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस शादी में पुर्तगाल के लोग, ब्रिटेन के, चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन का था, अंग्रेज था ये तो ब्रिटेन का था, पुर्तगाल के लोग शादी में इसमें दहेज में मुंबई दे देते हैं। मतलब भारत के क्षेत्र दहेज में दिए जा रहे थे। चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में मिल जाता है। हालांकि फिर बाद में चार्ल्स द्वितीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ सालाना किराया लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है कि आप यहाँ पे शासन करिए। ठीक है, तो यहाँ पे पुर्तगाली कंपनी हम लोगों ने अच्छे से समझा। आपको याद रखना है 3 गवर्नर आए थे, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, अल्बुकर्क, इनो डी कुन्हा। इनका सीरियल याद रखना, पहले अल्मोड़ा, मोड़ा से सर, ठीक है, कर्क गर्दन यानी दूसरे नंबर पर, कुन्हा से कोहनी तीसरे नंबर पर। इनका क्रम याद रखना। पुर्तगालियों की देन क्या क्या है, ये पुर्तगालियों की देन है, इन सभी को आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद अगली कंपनी आई थी डच। डच कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। तो डच कंपनी आपकी देखिए, सबसे पहला इसका डच यात्री कौन था, कार्नेलियस दी हाउटमैन, जो 1596 में आया था भारत में। इन्होंने अपनी पहली कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ओके, 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को भी हरा दिया था, और इस वेदरा के युद्ध के बाद डचों का पतन हो गया। इंपॉर्टेंट डेट है, 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था, और इस युद्ध के बाद डचों का पतन हो गया। ठीक, छोटी कंपनी से ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको करवाए दे रहा हूँ। पहला यात्री कार्नेलियस दी हाउटमैन 1596 में आया। 1605 में इन्होंने पहली कोठी खोली मसूलीपट्टनम में। वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, इसमें डचों को अंग्रेजों ने हरा दिया था। तो युद्ध आप याद रखना, युद्ध स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया, वेदरा के युद्ध में डचों को हरा दिया। ठीक है, अब आए थे उसके बाद फ्रांस की कंपनी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो इस कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी लुई 14वां के समय। ठीक है, फ्रांस में लुई 14वां का शासन था, उस समय इस कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये एक सरकारी कंपनी थी। बात करें कंपनी की तो सरकारी कंपनी थी, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी प्राइवेट कंपनी रहेगी। 1668 में सूरत में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी, और जब व्यापारिक कोठी खोली तो गवर्नर बनने लगे। फिर डुप्ले था जो कि पहला गवर्नर बनकर भारत में आता है। इसी डुप्ले के समय में कर्नाटक युद्ध होते हैं। इन सभी युद्धों को हम लोग इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें समझेंगे, पढ़ेंगे उसमें। पौंडीचेरी शहर की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन नाम का एक फ्रांसीसी व्यक्ति था, इसने किया था पौंडीचेरी शहर की स्थापना। यानी कि पौंडीचेरी पे फ्रांसीसियों का कब्जा था। गोवा, दमन और दीव में पुर्तगालियों का था, पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों का कब्जा था। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर वांडीवास का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को सफाया कर दिया था, और ये युद्ध 1760 में होता है। मैंने बताया था आपको कि हर कंपनी के लास्ट में एक युद्ध होगा जिसमें अंग्रेज मिलके उस कंपनी को हराएंगे। ठीक है, अंग्रेज उस कंपनी को हरा देते हैं जिससे कि उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। फिर भारत में अंग्रेज सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फाइनली ये 1956 में भारत छोड़कर जाते हैं। कब जाते हैं? 1956 में भारत को छोड़कर जाते हैं। और पुर्तगाली जाते हैं, पुर्तगाली 1961 में भारत छोड़कर जाते हैं, क्योंकि गोवा में पुर्तगालियों का अधिकार था, और गोवा को पुर्तगाली 1961 में छोड़कर जाते हैं भारत से। तो ये पॉइंट मिस हो गया था, आप इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद आती है सबसे बड़ी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंपॉर्टेंट कंपनी है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इसी से बनते हैं। और जो कंपनी थी इसके अलावा उनमें जितना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। बाकी स्वीडिश और डेनमार्क। ठीक है, स्वीडिश और डेनमार्क कंपनी से सिर्फ क्रम आप याद रखना। क्रम पूछता है कि सबसे लास्ट में कौन सी कंपनी आई थी। क्रम की ट्रिक मैंने आपको बताया था, पेड कर दे फीस। हालांकि स्थापना की ट्रिक थी, लेकिन चेंज सिर्फ जैसे पेड कर दे फीस था। ठीक है, चेंज सिर्फ इन दोनों में था, डच और इंग्लैंड में। तो आप क्रम में तो वही लास्ट में रहेगा, पेड कर दे फीस, साथ से स्वीडिश। सबसे लास्ट में स्वीडिश कंपनी आई थी आपकी। ठीक, तो इन दोनों कंपनियों से सिर्फ क्रम पूछता है और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। ब्रिटेन की कंपनी थी, तो उस समय ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ का शासन था। महारानी एलिजाबेथ थी, वहाँ की रानी थी। ठीक है, जब ये कंपनी खुलती है, प्राइवेट कंपनी थी, तो महारानी एलिजाबेथ ने इसे 15 वर्षों का चार्टर प्रदान किया था। 15 वर्षों का चार्टर, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 15 वर्षों का इन्हें परमिशन मिल गई थी कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सके। और इन 15 वर्षों में कोई भी, ब्रिटेन की कोई भी कंपनी पूर्वी देशों में व्यापार करने नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों,
फिर महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। तो 1615 में एक शासक बनते हैं जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम स्टुअर्ट वंश के थे। पूछता है जेम्स प्रथम किस वंश के शासक थे? स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स प्रथम थे। इन्होंने फिर इस कंपनी को अनिश्चित समय के लिए चार्टर प्रदान कर दिया था। मतलब कि अब ब्रिटेन से सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि यूरोपीय देशों के साथ व्यापार कर सकती थी, पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती थी। ठीक है। अब दोस्तों जब ये कंपनी स्थापित हुई थी 1600 में ब्रिटेन में, तो उस समय भारत में भी किसी का शासन रहा होगा। हालांकि 1600 से ये समझ सकते हैं हम लोग कि मुगल प्रशासन था उस टाइम पे, मुगलों का शासन था भारत में। तो सन 1600 में अकबर का शासन था भारत में। याद रखना, क्वेश्चन बनते हैं इससे भी। 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ का शासन था और भारत में अकबर का शासन था। ठीक है। अब जेम्स प्रथम जो ये राजा बने थे, शासक थे जेम्स प्रथम, ये अपने दूत भेजते हैं भारत में कि भारत के साथ इनके संबंध बन सकें, व्यापारिक संबंध बनाए जा सकें। तो इस क्रम में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आते हैं आपके 1608 ईस्वी में। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं आपके टॉमस रो 1615 ईस्वी में। ठीक है। कहते हैं कि इन दोनों के बीच में मिडल्टन नाम का एक और दूत आया था। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने उसे यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया, बस आपको बता दे रहा हूँ कि मिडल्टन नाम का भी व्यक्ति आया था। तो कैप्टन हॉकिंस आते हैं सबसे पहले। तो ये लोग क्या करते हैं, जब कैप्टन हॉकिंस आते हैं तो ब्रिटेन में तो सबको पता है कि अकबर का शासन है यहाँ पे, लेकिन 1605 ईस्वी में दोस्तों अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ओके दोस्तों, जब अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में, तो यहाँ जहांगीर का शासन आ जाता है, मतलब जहांगीर राजा बन जाता है। लेकिन ब्रिटेन में अभी भी ये पता है कि भारत में अकबर का शासन है। तो जब कैप्टन हॉकिंस आते हैं तो ये अकबर के नाम पत्र लेकर आते हैं, अकबर के नाम, क्योंकि इन्हें पता था कि भारत में अकबर का शासन है, तो ये अकबर के नाम पत्र लेकर आते हैं और ये पहुँचते जहांगीर के दरबार में हैं, क्योंकि जहांगीर का शासन हो गया था 1605 में मृत्यु के बाद। ठीक है दोस्तों। तो कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में पहुँचते हैं तो जहांगीर फिर इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इंग्लिश खान। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसको इंग्लिश खान के नाम से जाना जाता है, तो कैप्टन हॉकिंस को। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी थी, तो जहांगीर ने दी थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद टॉमस रो आते हैं 1615 ईस्वी में। ठीक है। अब वहाँ पे पता चल गया, जब कैप्टन हॉकिंस वापस जाते हैं तो बताते हैं कि भाई वहाँ अकबर की मृत्यु हो गई है और जहांगीर का शासन है। तो जब टॉमस रो आते हैं तो ये जहांगीर के नाम पत्र लेकर आते हैं। ठीक है। जहांगीर के नाम पत्र लेकर आते हैं। तो इसी टॉमस रो को जहांगीर के शासन में सबसे पहले व्यापारिक छूट मिलती है। मतलब अंग्रेजों को सबसे पहली व्यापारिक छूट कब मिली थी, जहांगीर के शासनकाल में मिली थी। ठीक है। टॉमस रो जब आया था तब। अब दोस्तों एक पॉइंट याद रखना, सुनहरा फरमान। सुनहरा फरमान क्या था? गोलकुंडा के शासक थे जिन्होंने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को दिया था। इस फरमान के तहत उन्होंने कहा था कि आप गोलकुंडा में बिना कर दिए व्यापार कर सकते हैं आप। तो देखिए अंग्रेजों को छूट मिलना शुरू हो गई। अंग्रेजों को सबसे पहले व्यापारिक छूट जहांगीर के शासनकाल में मिली। उसके बाद 1632 में गोलकुंडा के शासक ने इन्हें और सुनहरा फरमान दे दिया कि आप बिना कर के व्यापार कर सकते हैं भारत में। इसके बाद आते हैं सबसे बड़े महाशय हमारे फ़र्रुखसियर। 1717 में फ़र्रुखसियर आते हैं। तो ये क्या करते हैं कि 1717 में फ़र्रुखसियर मैग्ना कार्टा दे देते हैं। तो एग्जाम में पूछता है फ़र्रुखसियर का मैग्ना कार्टा कब दिया गया था, तो 1717 ईस्वी में। तो ये क्या करते हैं कि इस मैग्ना कार्टा में इन्होंने कहा था कि आप 10,000 रुपये वार्षिक दीजिए। अंग्रेजों ने कहा 10,000 रुपये वार्षिक दीजिए और सूरत में करमुक्त व्यापार कीजिए साल भर। मतलब एक साल के सिर्फ 10,000 रुपये आप दे दीजिए और पूरे सूरत में करमुक्त व्यापार कीजिए। उसके बाद इस मैग्ना कार्टा में कहा गया कि 3,000 रुपये में आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा में करमुक्त व्यापार कर सकते हैं। यानी कि फ़र्रुखसियर के मैग्ना कार्टा, जिसे दस्तक या मैग्ना कार्टा में 10,000 रुपये देकर सूरत में करमुक्त व्यापार और 3,000 रुपये देकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में करमुक्त व्यापार की परमिशन मिल जाती है अंग्रेजों को। ये फ़र्रुखसियर का मैग्ना कार्टा था। इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछता है। अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा किसने दिया? फ़र्रुखसियर ने। देखिए फ़र्रुखसियर ने मैग्ना कार्टा दिया था और जो आपका शासक था गोलकुंडा का, उसने सुनहरा फरमान दिया था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। औरंगजेब था शासक। देखिए औरंगजेब जब राजा था तो अंग्रेज बहुत ज़्यादा फिर हस्तक्षेप करने लगे थे, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिए थे। तो औरंगजेब इस बात से बहुत गुस्सा हो गया था। तो फिर इसने अंग्रेज़ों को हुगली क्षेत्र से बाहर कर दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस मुग़ल शासक ने औरंगजेब को, मतलब किस मुग़ल शासक ने
अंग्रेज़ों को हुगली क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया था। तो ये औरंगजेब था, ठीक है, इसको याद रखना है। और उस समय जो अंग्रेज़ था जिसको इन्होंने खदेड़ा था वो था जॉन चाइल्ड, ठीक है, जॉन चाइल्ड था, देखिए बच्चा था। अब याद ऐसे रखना था, याद ऐसे रखिएगा कि औरंगजेब ने चाइल्ड यानी कि बच्चे को जेब में भर के हुगली क्षेत्र से बाहर फेंकाया, ठीक है, ये ट्रिक है। अब ये लोग भी अपनी कोठी स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले 1608 में अंग्रेज़ों ने पहली अस्थायी कोठी सूरत में स्थापित की थी, सूरत में खोली थी। उसके बाद 1611 में स्थायी कोठी मसूलीपट्टनम में खोलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 1608 में सूरत में अस्थायी कोठी और 1611 में मसूली में स्थायी कोठी, इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों देखिए, 1608 में भारत में किसका शासन था? किसका था? जहांगीर का, क्योंकि 1605 में और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो 1608 में जहांगीर का शासन था। जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में कोठी बनाने की परमिशन दे दी थी, लेकिन अंग्रेज़ों और जहांगीर के बीच कुछ मतभेद हो जाता है, जिससे कि इस मतलब कोठी बनाने का काम रुक जाता है। तब तक अंग्रेज़ मसूलीपट्टनम में जाकर कोठी खोल लेते हैं। 1611 में मसूलीपट्टनम में जाकर कोठी खोल लेते हैं। तो अगर मैप से समझने की कोशिश करें, ये भारत है, ठीक है, 16 ये यहाँ पे सूरत पड़ता है। तो 1608 ईस्वी में यहाँ पे अंग्रेज कोठी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ मतभेद होने की वजह से ये कोठी बनना रुक जाता है और फिर ये मसूलीपट्टनम में जाकर कोठी 1611 में कोठी कंप्लीट कर लेते हैं। तो एग्जाम में पूछता कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहली पूर्वी कोठी कहाँ खोली थी? देखिए, पूर्वी कोठी ये ईस्ट में पड़ेगा आपका, ये वेस्ट में पड़ेगा, यानी कि पूरब और ये पश्चिम। तो पूछता है अंग्रेज़ों ने सबसे पहली पूर्वी कोठी कहाँ खोली थी? तो आंसर होगा आपका मसूलीपट्टनम। अगर पूछें सबसे पहले पश्चिमी कोठी कहाँ खोली थी, तो सूरत में, ठीक है। और सबसे पहले अस्थायी कोठी सूरत में खोली गई थी और स्थायी कोठी मसूलीपट्टनम में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब यहाँ पे अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की इसको समझाने की। चलिए, अगला पॉइंट आता है हमारा कि देखिए, कोठी तो हमने स्थापित करवा दी, ठीक है। सारी कंपनियों कोठी एक जगह पे अगर समझ लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो पुर्तगाली कंपनी ने सबसे पहले कोचीन में कोठी स्थापित की थी 1503 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने सूरत में स्थापित की 1608 ईस्वी में, ठीक है। हालांकि अस्थायी कोठी थी, स्थायी कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। अब एग्जाम में स्थायी पूछ रहा है कि अस्थायी पूछ रहा है, ये तो क्वेश्चन देख कर ही आपको पता चलेगा। डचों ने कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। और फ्रांसीसियों ने सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की थी, ठीक है। आने का क्रम आपको सन के साथ याद रखना है, स्थापित होने का क्रम भी सन के साथ याद रखना है, ठीक है। सिंपल है, देखिए, अंग्रेज़ों ने दूसरे नंबर पर स्थापित हुए थे अंग्रेज, इनकी कोठी सूरत में, फ्रांसीसी की कोठी सूरत में है, पुर्तगाली कोचीन में है और डच मसूलीपट्टनम में है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कोठियाँ आपको याद हो गई होंगी। अब इनके कुछ प्रेसिडेंसीज़ की बात कर लें, क्योंकि अंग्रेज मतलब जहाँ पास ये लोग कोठी बनाते थे, जहाँ पास ये हेड ऑफिस बनाते थे, तो वहाँ पर कोई फोर्ट बनाते थे, कोई किले बनाते थे, तो उन्हीं किलों को प्रेसिडेंसी कहा गया। तो ये किले थे, कहाँ कहाँ बनाए गए थे? कोलकाता में, मद्रास में और मुंबई में, ठीक है। कोलकाता, मद्रास और मुंबई में इनकी प्रेसिडेंसी स्थापित की गई थी। तो यहाँ पास किले बनाए गए थे। एग्ज़ाम में मिलान करने के लिए आ जाता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ पास है, मद्रास है, कोलकाता या मुंबई। तो देखिए, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद ट्रिक्स मैं आपको याद करवा दूंगा। सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ पे है? मद्रास में। फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में। और फोर्ट लुई कहाँ है? तो पौंडीचेरी में, ठीक है। आपने देख लिया कि कौन सा किला, कौन सा फोर्ट कहाँ पास स्थित है। अब इनको ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज में सा आ रहा है और मद्रास में भी सा आ रहा है, ठीक है। फोर्ट विलियम में ला आ रहा है और कोलकाता में भी ला आ रहा है। फोर्ट लुई में लास्ट में ई आ रहा है, बड़ी ई। पौंडीचेरी में भी बड़ी ई आ रहा है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो ये आपको याद हो जाएगी, ठीक है। देखिए, बोल कर देखिए एक बार, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास, सा से सा का मिलान करा दीजिए, ठीक है। फोर्ट विलियम, ला से ला का मिलान करा दीजिए, विलियम कोलकाता। लुई चेरी फोर्ट लुई कहाँ पे है? पौंडीचेरी में, ठीक है। तो ये ट्रिक थी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी आपको याद हो गए होंगे। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। देखिए, मैंने 6 कंपनी आपकी टोटल थी, 6 कंपनी थी टोटल। सबसे पहले पुर्तगाली आई थी, ठीक है। उसके बाद कौन आए थे? डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, फिर कौन आए थे? फ्रांसीसी के बाद फिर आए थे डेनमार्क, फिर स्वीडन, ठीक है। पेड कर दे फीस, स्वीडन सबसे लास्ट में आए थे, ठीक। तो आपको याद क्या रखना, देखिए, पुर्तगाली मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया, डच अच्छे से पढ़ा हम लोगों ने,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमने अच्छे से पढ़ा, और फ्रांसीसी कंपनी को हमने अच्छे से पढ़ा। और ये जो डेनमार्क और स्वीडन बची, इनसे सिर्फ आपको सीरियल याद रखना है कि सबसे लास्ट में स्वीडन कंपनी आई थी, ठीक है, और सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई थी। तो बस जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिए हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये मेरी दूसरी वीडियो है। अगर आपको लगता हो कि मुझे कहीं इम्प्रूव करना चाहिए तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।